भूकंप के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी। अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, कैसे कैसे भूकंप बनता है, क्या क्या कंडीशन है, सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट जो होता है, उस फोकस पॉइंट से बिल्कुल जब सीधा हम लोग जाते हैं यहाँ पर, जहां पर सीधा जाकर ये सरफेस पर जाकर टकराता है, इसको आप लोग बोलते हैं एपिसेंटर। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट को हिंदी में भूकंप मूल भी बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। होती है पी वेव के बारे में पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है कि ये जो पी वेव होती है ये ज्यादा डिजास्टर नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि ये पी वेव ऐसी हैं जैसे मान लीजिए धरती के अंदर में से ये निकल कर आ रही है। मैंने क्या कहा था कि एस वेव जो है वो ओनली सॉलिड में चलती है। भूकंप के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी। अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, कैसे कैसे भूकंप बनता है, क्या क्या कंडीशन है, सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलिएगा। बेहतरीन और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। करंट और स्टैटिक का एक मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर में, जो कि कंप्लीट ढंग से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं। अभी फिलहाल के टाइम पर ये लिखा क्यों गया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में 17 फरवरी यानी कि परसों के दिन एक भूकंप देखने को मिला। और जो ये भूकंप था यहाँ पर, ये भूकंप काफी एक तरीके से खतरनाक लेवल पर देखने को मिला, जो कि यहाँ पर दिल्ली और बिहार वाले रीजन में काफी ज्यादा, जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि झटके फील किए गए। अब भूकंप, भूकंप का नाम क्या होता है, बेसिकली इसको कहते हैं अर्थक्वेक, इंग्लिश में, हिंदी में भूकंप, भू का कंपन करना। यानी कि जब पृथ्वी, धरती हिलने लगे तो ये एक तरीके का कंपन होने लगे, तो नॉर्मली हम लोग इसको भूकंप कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कंसर्न है कि यार हमारे देश के अंदर में आखिर भूकंप आ रहा है, क्या इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, या फिर ये भूकंप किस तरीके से जनरेट होकर ये त्रासदी पहुंचाते हैं, तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर भूकंप के जोन आप लोग देखोगे, तो ये जोन आप लोग को देखने को मिलते हैं भूकंप के। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कौन सा जोन है, तो आप लोग समझ सकते हैं जो 5 नंबर का है वहां पर भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 4 नंबर वाले पे थोड़े से कम है, सेकंड नंबर वाले पे और कम, थर्ड नंबर वाले पे और कम। तो ऐसे चांसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो 5 जोन वाला आप लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ पर 4 जोन वाले आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, जो दिल्ली वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन आप लोग को देखने को मिलता है, कुछ रीजन आप लोग को 3 और कुछ 4 में आप लोग को नजर आएगा। यानी कि हाई रिस्क जोन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर इंटेंसिटी भूकंप की काफी अच्छी हो सकती है। अब कैसे होती है और कैसे वो समझ में आना है, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। भूकंप में त्रासदी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। अब भूकंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखो, और इस पिक्चर से आप लोग कई सारी चीजें समझ पाओगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग पॉइंट जो है वो कनेक्ट भी कर पाएंगे कि भाई भूकंप चलता कैसे है और क्या क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी के अंदर से यहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। जहां से भूकंप जो है वो स्टार्ट होता है, कुछ फ्रैक्चर होता है, कोई फॉल्ट होता है, कोई बेसिकली प्लेट खिसकती है, या कुछ भी इस तरह की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट जो होता है, उस फोकस पॉइंट से बिल्कुल जब सीधा हम लोग जाते हैं यहाँ पर, जहां पर सीधा जाकर ये सरफेस पर जाकर टकराता है, इसको आप लोग बोलते हैं एपिसेंटर। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट को हिंदी में भूकंप मूल भी बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और जो ये ऊपर पॉइंट होता है जहां पर ये बेसिकली इंपैक्ट डालता है सीधा, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर को हिंदी में आप लोग अधिकेंद्र भी बोलते हैं, या फिर इसको डिजास्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब जहां पर सबसे ज्यादा त्रासदी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो यहां से यहां तक भूकंप पहुंचता है, यहां से यहां तक भूकंप पे पहुंचने के दो वेव्स होती हैं, जिनको आप लोग दो नाम से जानते हो। ये नाम भी आप लोग याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक को बोलते हैं पी वेव और दूसरे को बोलते हैं एस वेव। तो पी वेव और एस वेव जो है वो यहां से यहां तक जब भूकंप चलता है सरफेस तक, तो यहां तक पहुंचती है। और यहां पर इसको एपिसेंटर बोलते हैं। क्या कई सारे एपिसेंटर हो सकते हैं? देखो नॉर्मली क्या है कि ऐसा नहीं कि भूकंप यहां से निकलेगा और सीधा यहां पहुंचेगा, नहीं। भूकंप आप लोगों को हर जगह पहुंचता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हर जगह पहुंचता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, तो पूरी पृथ्वी पर भूकंप के आप लोग को कंपन देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो एपिसेंटर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बिल्कुल सीधी। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग 90 डिग्री का सीधा एंगल बनाएंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको आप लोग एपिसेंटर यहाँ पर बोलते हो। तो यहाँ पर जाकर जो इंपैक्ट पड़ता है, ये सबसे ज्यादा त्रासदी आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो पी और एस वेव यहाँ से चलती है, वो यहां तक भूकंप को लेकर जाती है। और फिर जब ये भूकंप यहां पर जाकर इंपैक्ट डालता है, तो फिर यहां पर अलग तरीके की वेव आती है, जिनको आप लोग सरफेस वेव बोलते हो। यानी कि ये जो वेव होती है इनको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं, पी और एस वेव को। और जो यहां पर आती है सरफेस वेव बोलते हैं, जो यहां पर नुकसान पहुंचाती है। अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना है,
तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसके बेसिस पर आप लोग समझ पाओगे। ये होती है जैसे पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, इनको हम लोग बॉडी वेव बोल देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जिनको आप लोग सरफेस वेव बोलते हो, इनको दो नाम से पुकारते हैं, एक को रिलिक और दूसरे को लव वेव बोलते हैं। ये कैसे इनका नाम रखा गया? तो इनका नाम रखा गया इनके चलने के बेसिस पर। जो पी वेव होती है उनका जो चलने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे, जैसे नहीं ऐसे 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 पहले ढीली हो गई, फिर यहाँ पर एक तरीके से फास्ट, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से आप लोग को बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये क्या हो गई, ये आप लोग को पी वेव आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में इनके पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं। जो एस वेव होती है वो कैसे होती है, वो ऐसे चलती है जिसको आप लोग साइन तरीके से बोलते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल जो मूवमेंट होता है वो आप लोग को परपेंडिकुलर ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से चलता हुआ नजर आते हैं। और ये वेव जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ती हुई आप लोग को यहाँ पर नजर आती है। यानी कि पी वेव और एस वेव को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इनके मूवमेंट के बेस पर आप लोगों को यहाँ पर इनमें डिफरेंशिएट देखने को मिल जाएगा। अब दो वेव और होती है, ये दोनों की दोनों वेव मैंने आप लोगों को बता दी ये कैसी वेव है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बॉडी वेव है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के अंदर से निकल कर आ रही है, मतलब जहां से भूकंप जनरेट हो रहा है तो सरफेस तक पहुंच रही है, तो बॉडी के अंदर में है ना ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, तो इसलिए इनको हम लोग बॉडी वेव बोल देते हैं, ठीक है। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को दो वेव और देखने को मिलेगी। एक का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा लव वेव। लव वेव यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आती है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक वेव लव वेव होती है। मैंने प्यार जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो लव वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो ये ऐसे ऐसे भी हिल रही हैं इस तरीके से, और ऊपर से आप लोग देखोगे तो ये ऐसे ऐसे भी जा रही है भाई साहब। तो इनका मूवमेंट इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से सोच के देखो, अगर पृथ्वी पर ये वेव आ जाती है तो कैसे पूरी पृथ्वी को हिलाएंगी। मतलब जब ये भूकंप पृथ्वी पर आकर आप लोगों का पहुंचेगा तो ये वेव ऐसे ऐसे भी घूमेंगी भाई साहब, और ये वेव ऐसे ऐसे भी आप लोगों को जाती हुई नजर आएंगी। तो सोचो बिल्डिंग कैसे हिलेंगी पृथ्वी के ऊपर में। तो लव जो है वो सबसे ज्यादा डिजास्टर होता है, और ये इंसान के नाम पर रखा गया है। ऐसा नहीं कि लव का मतलब प्यार है, यहाँ पर कोई इंसान थे लव, उनके नाम से इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इनको समझने के लिए बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। पर लेकिन जो ये वाली ये वाली जो वेव होती है जिनको आप लोग यहाँ पर रिलेक वेव बोलते हो, ये क्या करती हैं, ये जो ऊपर वाले सरफेस पर इंपैक्ट डालती हैं। आप लोग ध्यान से देखो जिस तरीके से चल रही है, नीचे वाला जो है फिर भी स्टेबल है, यहाँ पर जो पोर्शन देखोगे, पर ऊपर वाले पर ये इंपैक्ट डाल रही है। तो इनका पार्टिकल मूवमेंट जो है आप लोग को ऐसे ऐसे चलती यहाँ पर नजर आती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो ये पार्टिकल आप लोग का मूवमेंट है, और जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। जो चार तरीके की वेव मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो वेव होती है, ये भूकंप आप लोग का बेसिकली जाता हुआ नजर आता है ग्राउंड पर, और फिर त्रासदी यहाँ पर पहुंचाती हुई नजर आती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें, जैसे कि यहाँ पर जो पी वेव होती है, पी वेव के बारे में पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है कि ये जो पी वेव होती है ये ज्यादा डिजास्टर नहीं पहुंचा पाती है। क्योंकि ये पी वेव ऐसी है, जैसे मान लीजिए धरती के अंदर में से ये निकल कर आ रही है, तो भाई साहब धरती के सरफेस तक ये पहुंचेंगी। पर लेकिन यहाँ पर जो वेव जनरेट होंगी वो इंपैक्ट डालेंगे सारे सरफेस के ऊपर में। ये बस यहाँ तक अपना कंपन पहुंचाती है। जो डिजास्टर क्रिएट करती है वो एल और आर वेव क्रिएट करती हुई नजर आती है सरफेस के ऊपर में। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को और बता दूं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पी वेव होती है और जो एस वेव होती है वो किस किस मीडियम में चलती है। जो पी वेव होती है वो सोलिड, लिक्विड और गैस में चलती हुई नजर आती है, और जो एस वेव होती है वो ओनली सोलिड में चलती है। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ये हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग अपनी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो जब तक हम लोग को पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा तो तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे कैसे इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है। तो पी वेव और एस वेव जो है अगर उनको आप लोग जानना चाहते हैं तो पृथ्वी के अंदर उनका अलग ही इंपैक्ट देखने को मिलता है, दोनों का अलग अलग। तो इससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी कहां पर हमारी सॉलिड है, कहां पर लिक्विड है और कहां पर गैस है। क्योंकि पी वेव जहां पर ट्रेवल करेंगी और जहां पर ट्रेवल नहीं करेंगी तो पता चल जाएगा। एस वेव कहां पर ट्रेवल करेंगी और कहां पर ट्रेवल नहीं करेंगी पता चल जाएगा। तो उससे चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये हो गया इसके बारे में कॉन्सेप्ट। पर लेकिन हम लोग नापते कैसे हैं? पी वेव एस वेव के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो हम लोग भूकंप को कैसे नापते हैं? तो हम लोग भूकंप को नापते हैं सिस्मोग्राफ से। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भाई साहब जो भूकंप अभी आया है दिल्ली के अंदर में, बोल रहे थे 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप है। तो कैसे नापते हैं इसको ध्यान से अब आप लोग सुनिए। जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, ये इस सतह पर रखा हुआ है, बिल्कुल समतल सतह है। इस पर यहाँ पर ये इस तरह का गोला ड्रम लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये एक स्टैंड हो गया, इस स्टैंड के अंदर में एक स्प्रिंग लगा हुआ है,
और इसके अंदर में यहाँ पर एक वेट टंगा हुआ है जो कि यहाँ पर इसके साथ में है। सोचो अब आप लोग सरफेस हिलाओगे तो सरफेस हिलाने से यहाँ पर ये स्प्रिंग हिलेगा, ये स्प्रिंग ऊपर नीचे होगा और जैसे ही ऊपर नीचे होगा ये गोला जो है ये घूमता रहता है, तो ये गोला घूमता रहेगा, तो इसमें यहाँ पर ये इस तरीके की लाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको कहते हैं ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ है भाई साहब, तो इसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, जिसका नाम सिस्मोग्राफ है। सिस्मो मतलब एक तरीके सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, भूकंप तरंगे, ऐसे इसको भूकंप ग्राफ आप लोग बोल सकते हो हिंदी के अंदर में। तो इसको सिस्मोग्राफ हम लोग कह देते हैं यहाँ पर। तो ये जो सिस्मोग्राफ है, ये सिस्मोग्राफ यहाँ पर एक ग्राफ दे दिया इसने, पर लेकिन इस ग्राफ को नापते कैसे हैं? ये तो इसने लाइन खींच दी। अब हम लोग को नापना एक फीटी रख लेंगे, मान लीजिए हमारे पास में एक फीटी है, जो नॉर्मली फीटा नहीं होता था, स्केल बोलते थे जिसको आप लोग यहाँ पर। तो हम लोग नापेंगे, अच्छा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इंटेंसिटी, इस वाले की इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक का है, तो हम लोग ने स्केल रख के नाप दिया इसको, ठीक है। अच्छा देख लिया भाई ये कितनी इंटेंसिटी का है, अच्छा ये तो ज्यादा इंटेंसिटी का, इसके लिए बड़ा स्केल लगेगा यहाँ पर, तो ये स्केल नाप लिया। तो ये जो नापने का काम किया जाता है, इसको पर्टिकुलर ये स्केल नापने का जो काम करता है इसको कहते हैं रिचर्ड स्केल। यानी कि जो स्केल नापता है कि भाई साहब ये भूकंप 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो इसके बेसिस पर नापा जाता है कि भूकंप की इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी का पता चलता है, इनको यहां से यहां तक नापते हैं, तो उस इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ये काम किया जाता है रिचर्ड स्केल के द्वारा। यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, मैंने कहा यार सिस्मोग्राफ तो है, फिर ये स्केल क्यों आ जाता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? तो फिर मुझे लगा कि अगर कभी मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तो मैं इसको तसल्ली में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। ये हो गया एक तरीके का सिस्मोग्राफ यहाँ पर, जिसके ऊपर में ये सारी तरंगे आप लोग कंसिडर करते हो। और फिर यहां पर जब इसको नापा जाता है तो यह है रिचर्ड स्केल, एक तरीके का फीटा या फिर स्केल बोल सकते हो, जिसको रखकर आप लोग यहां पर नापते हो, ठीक है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यहाँ पर, कई बार आप लोगों को लग सकता है कि इसकी जगह वो यहाँ पर मर्कली स्केल के बारे में बात कर देते हैं। ये मर्कली इंटेंसिटी स्केल है, तो याद रखना ये भी एक स्केल फॉलो किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। जैसे कि सिस्मोग्राफ हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जैसे नहीं रिचर्ड स्केल फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का स्केल हो गया यहाँ पर कि हम लोग नाप रहे हैं इंटेंसिटी को, ठीक है। और यहाँ पर ये भी स्केल हो गया, यहाँ पर भी हम लोग इंटेंसिटी को नाप रहे हैं। तो ये थोड़ा पुराना मेथड हो गया, लेटेस्ट वाला जो हम लोग यूज करते हैं वो है रिचर्ड स्केल यहाँ पर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आप लोग को यहाँ पर देखने, इंटेंसिटी की अगर आप लोग देखोगे, सबसे खतरनाक इंटेंसिटी के अर्थक्वेक कब कब देखने को मिले, तो ई सिल्वाडोर में 1986 में यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिला। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड बता रखे हैं कि कितना इंपैक्ट जो है वो अर्थक्वेक डालेगा। एक बात छोटी सी और बता दूं यहाँ पर, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं 1 मैग्नीट्यूड का है और फिर 2 मैग्नीट्यूड का है, कहने में आप लोगों को लगेगा यार 1 से 2 ही तो हो रहा है, पर लेकिन इसकी जो तीव्रता है इससे 10 गुना आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर ये 10 बिल्डिंग गिरा रहा है एक वाला, तो ये 2 वाला जो है वो आप लोग की 100 बिल्डिंग गिराएगा, ये आप लोग की 1000 बिल्डिंग गिराएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इनकी तीव्रता जो है वो अगले वाले से 10 गुना हो जाती है। तो 5 वाला जितना इंपैक्ट बनेगा उसका 10 गुने से भी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आप लोग का 6 वाला डालेगा। इतना ज्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक जो माना जाता है, ये माना जाता है कि अलास्का में आया था 1964 में, जिसने बहुत सारी चीजें बर्बाद करके रख दी थी यहाँ पर। तो ये अर्थक्वेक को जब नापते हैं तो इसका पता चलता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, हालांकि इसके लिए बहुत ही टाइम लगेगा, ये टॉपिक ऐसा है कि लगभग 2 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन न छूट सके एटलीस्ट, ठीक है। जो पी वेव होती है और एस वेव होती है, ये हमारी पृथ्वी के अंदर में ट्रेवल करती है। मैंने बताया कि बॉडी वेव होती है, तो हम लोग पता लगा पाते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर में ट्रेवल कर रही है, तो मैंने क्या कहा था कि एस वेव जो है वो ओनली सॉलिड में चलती है। तो हमको कैसे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी भाई साहब कहां से सॉलिड है कहां से लिक्विड है? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जब एस वेव पृथ्वी के अंदर में जाती है, तो जो कोर है, जो आउटर कोर है, आउटर कोर लिक्विड होती है भाई साहब, ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, और ये पिक्चर एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से ही आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आउटर कोर लिक्विड है, एस वेव जो है वो लिक्विड में एंट्री नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो कि एस वेव जो चल रही है यहाँ से आकर, वो यहाँ पर रुक जा रही है इमीडिएटली, ठीक है। जो जो सॉलिड में है वो सॉलिड में चली जा रही है, पर लेकिन लिक्विड वाली एस वेव आप लोग को यहीं पर ही रुकती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है, जहां पर मान लीजिए भूकंप यहाँ पर जनरेट हुआ और ये यहाँ पर इस एरिया में भूकंप फैला नहीं, तो इसको हम लोग शैडो जोन बोल देते हैं। शैडो जोन मतलब यहां तक ये भूकंप नहीं फैलेगा, तो ये शैडो जोन हो गया। छाया क्षेत्र बोल सकते हो आप लोग हिंदी में इस पर्टिकुलर रीजन को, तो शैडो जोन भी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जो एस वेव होता है उसका शैडो जोन जो रहता है वो 103 से लेके मतलब 103 से 103 तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन। इसको कई बार 105 भी लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना,
क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है ये कि इनको आप लोग नॉर्मली 1-2 किलोमीटर का कोई ज्यादा इंपैक्ट या फिर 1-2 डिग्री का कोई ज्यादा इंपैक्ट कंसीडर करता नहीं है, बहुत ही ह्यूज डिस्टेंस देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर पी वेव की कंडीशन हो गई। ये एस वेव की कंडीशन हो गई। पी वेव के बारे में मैंने क्या बताया था कि पी वेव तो भाई साहब चलती है पूरी पृथ्वी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो सॉलिड और लिक्विड और गैस सब में चलती है। तो यहाँ पर इनका कैसे पता चलता है, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम लोग लेयर के बारे में बात करते हैं कि यार ये लेयर्स है पृथ्वी की, तो वो कैसे पता चलता है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर, क्योंकि एस वेव इसलिए रुक गई थी क्योंकि लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, पर लेकिन पी वेव तो लिक्विड में ट्रेवल करती है। पर लेकिन लिक्विड में जब ट्रेवल कर रही है तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लिक्विड में ट्रेवल करेंगे पर उनका पाथ चेंज हो जाएगा। भाई सॉलिड में अलग भागेगा, लिक्विड में अलग भागेगा, गैस में अलग भागेगा, कुछ भी सामान अगर लेकर चल रहे हैं तो उनका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये वाली वेव है पी वेव, जहां सॉलिड में जा रही है वहां तो मस्त अपना पाथ फॉलो कर रही है, पर जैसे ही उनका लिक्विड में एंट्री हो रही है तो उनका पाथ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आके फिर पाथ चेंज हो गया, आप लोग देखो यहाँ पर, तो ये वाला पाथ चेंज हो गया आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पाथ आप लोग यहाँ पर देखो, लिक्विड में करा ये हो गया, फिर इधर को आ गया और फिर ऐसे निकल गई यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है। तो पी वेव और एस वेव बहुत बड़ा रीजन है जिससे अपनी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पता लगा पाते हैं कि अंदर से हमारी पृथ्वी जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेटस में है, ये हम लोग समझ पाते हैं। यानी कि हमारी जो क्रस्ट है, जो मेंटल है और जो कोर है, इनके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं कि कैसी है हमारी क्रस्ट, कैसी है हमारी मेंटल, कैसी है हमारी कोर। और जिसको नहीं पता है क्रस्ट मेंटल कोर जो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो भी याद रख लेना, क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट होती है उसको भूपर्पटी बोलते हैं, और जो मेंटल होती है उसको हम लोग भूपरिवार बोलते हैं, और जो कोर होती है उसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनके अंदर में जो मटेरियल पाया जाता है वो भी आप लोग थोड़ा याद रख लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं सियोल, तो यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं सीमा, जो हम लोग यहाँ पर बेसिकली सिलिकॉन और इसी के साथ में मैग्नीशियम देखने को मिलता है। और फिर हो जाता है हमारा निकिल और आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग नीफी के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरीके से ऊपर लेयर से नीचे चलोगे तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रख पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब एक पॉइंट और याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए, ये पूरा का पूरा शैडो जोन हो गया आप लोग का यहाँ से यहाँ तक का, ये शैडो जोन हो गया यहाँ पर किसका, एस वेव का। तो ये क्वेश्चन पूछ ले आता है कि एस वेव का शैडो जोन कहां से कहां तक है। अब कोई पूछे कि पी वेव का शैडो जोन कहां से कहां तक का है, तो भाई क्योंकि पी वेव जो है सॉलिड में भी निकल कर आती है, पर लेकिन जब लिक्विड में एंट्री करती है तो उनका पाथ चेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना कि जो पी वेव का शैडो जोन है वो यहाँ पर 103 से लेके 150 या फिर 152 या फिर 145 भी लिखा हुआ मिल जाए यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो 145 भी लिखा हुआ मिल जाए कहीं किताबों में, तो उसको अलग तरीके से मत लेना। तो ये वाला जो जी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है, यानी कि यहां पर मतलब क्या है कि जो भूकंप निकलेगा और पी वेव चलेंगी तो यहां पर भूकंप फील नहीं होगा इस रीजन के अंदर में। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। मतलब यहां पर एस वेव का शैडो जोन होगा अगर भूकंप नहीं, मतलब एस वेव का शैडो जोन का मतलब ये है कि अगर भूकंप चलेगा तो यहां तक नहीं पहुंचेगा, बाकी सब जगह आप लोग को फील होगा, इस रीजन में आप लोग को फील नहीं होगा। ऐसे ही अगर पी वेव से भूकंप निकलेगा तो भाई साहब वो इस रीजन में फील नहीं होगा, बाकी सब जगह फील होगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक मैं और बता देता हूं ताकि आप लोग इसको डाउट में रख जाएं, अगर यहां पर आप लोगों को लगे कि अच्छा इसका मतलब यहां भूकंप नहीं आएगा, तो ये पॉइंट और ध्यान रख लेना। ये पृथ्वी मैंने जो आप लोग की बनाई है यहाँ पर, और भूकंप मैंने आप लोग का ऊपर से नीचे को ऐसे चलाया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप यहीं पर ही आएगा, भूकंप किसी भी सतह पर कहीं पर भी आ सकता है। तो जहां पर भी भूकंप आएगा वहां से उसका शैडो जोन उसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा एस वेव का। ठीक है, और ऐसे ही पी वेव का जो शैडो जोन है उसका यहां पर कहीं देखने को मिल जाएगा साइड में, यानी कि कहीं से भी आप लोग इसको खींच सकते हैं, कहीं पर भी भूकंप आ सकता है आप लोग का इस तरीके से, तो उसके जस्ट अपोजिट में आप लोग का शैडो जोन हो जाएगा। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेगा। तो एक कोशिश की है मैंने ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट इस टॉपिक से न छूटे, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं यहाँ पर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं भूकंप के जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, रिसेंटली अभी देखने को मिले, तो उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोग की समझ में आ गया। क्या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो पी वेव, एस वेव, सिस्मोग्राफ और यहाँ पर जो ये जो रिएक्टर स्केल, ये सारी चीजें, इनमें डिफरेंस कैसे होता है, कहाँ कहाँ चलती हैं, ये कुछ कैसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से अक्सर पूछे आते हैं। सबसे ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करने वाली जो होती हैं वो याद रखना वो सरफेस वेव होती हैं, क्योंकि सरफेस पे सारी चीजें रहती हैं।
पर लेकिन जो सरफेस के अंदर रहता है वहां पर डिजास्टर क्रिएट थोड़ी ना होगा ज्यादा, वहां तो कुछ प्लेट शूटेंगे, कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। पर सरफेस पे वेव आती है, दो वेव जो मैंने आप लोगों को बताई, और वो होती है आर और एल वेव, तो वो पूरी तबाही क्रिएट कर देती है इस तरीके से। तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलती है। स्पीड के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सबसे आराम से चलेगा वो सबसे ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करेगा, जो सबसे फास्ट चलेगा वो सबसे कम डिजास्टर क्रिएट करेगा। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पी और एस वेव जो होती है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, पर लेकिन वो यहां तक आकर वो अपना इंपैक्ट छोड़कर चली जाती है। फिर ये वेव जो होती है, आप लोगों ने कंपन आराम आराम से आता है, तो वो जो कंपन आप लोगों को देखने को मिलता है वो वहां पर स्पीड कम होती है पर इंपैक्ट ज्यादा होता है। एक दोहा मुझे याद आता है, सत सैया के दोए रे जो नावी के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जितनी स्पीड कम होगी उतना ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, यानी कि स्पीड छोटी है पर लेकिन खतरनाक इंपैक्ट डालती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भूकंप के बारे में, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार पानी पी लूं यार, गला थोड़ा सा सूख गया। बाकी इसी के साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा दी है मैंने कि भाई मैंने आउट ऑफ द बुक जाकर पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी में बड़ी बेसिक से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब एनसीईआरटी का चैप्टर आप लोग जाकर पढ़ लेना, भूकंप वाला ये सारा आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ये ग्राफ भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बना हुआ है। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का आप लोगों का चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया, और पूरा अर्थक्वेक का टॉपिक भी आप लोगों का, उसमें भी आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिससे कि चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो यहाँ पर अगर सीरियसली आप लोग चीजों को तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसकी टेस्ट सीरीज जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर भी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज सारी आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी करा दी गई है, तो उनको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ईपीएफओ को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पर अगर लग रहा है कि सीरियसली आप लोगों को तैयारी करनी है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। और स्टेट पीसीएस की क्लासेस चली रही हैं आप लोग की, 7 स्टेट पीसीएस, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रॉपर क्लासेस हैं सिस्टमेटिक वे में, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज और सी सेट। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इनसे अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। थोड़ा सा पानी पी लो, फीडबैक दे दीजिएगा एक बार। यूपीएससी एस्पायरेंट एस वेव है, अच्छा जी मुझे लगा एल वेव है। ठीक है, इतना भी कष्ट नहीं किया जा रहा कि वेबसाइट पर जाकर देखा भी नहीं जा रहा, सारी चीजें यहीं पर पता चल जाए। एक बार एटलीस्ट वेबसाइट पर जाकर देख तो लो, उसमें भी डाउट इतना आलस करके कहाँ जाओगे कि यहीं पर ही बता दो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वेबसाइट पर जाओ, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एटलीस्ट एक बार जाकर चेक करो चीजों को। ठीक है, और या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा स्टडी लवर वीर के नाम से, और फीडबैक भी दे दिया करो अपना दोनों जगह। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक जो कि स्टैटिक के साथ में करंट का मिक्सचर करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया।